न्यूज़ पर व्यूज़ में उनका स्वागत है। आज विशेष सेगमेंट में स्पेशल अपीयरेंस शर्मा साहब की। वीके शर्मा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सर आज आपने समय दिया, हमारी रिक्वेस्ट मानी। क्योंकि ये जो जिस चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसके लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग और तैयारी की ज़रूरत है। आपने समय निकाल कर ये सब कुछ किया। सर सबसे बड़ा सवाल आज जो लोग पूछे, ये वेदांता की जो बुक वैल्यू घटी है इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हुआ है? उसके बाद मैं पूछूंगा कि स्टॉक पर, इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ने वाला है, डीलिस्टिंग पर। लेकिन एक बार पहले ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। जी, ये जो बुक वैल्यू घटी नहीं है, ये उन्होंने कैलकुलेट की है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। और उसके अंदर जो आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो। जो ये मर्ज किया था इन्होंने केन इंडिया को, तो उसके बाद में ये रिजर्व क्रिएट हुआ था। तो ये जिसकी ये दुहाई दे रहे हैं कि भी 31 मार्च को दरअसल बुक वैल्यू इतनी थी, वो सब गलत है। मतलब रूल के हिसाब से सही है, लेकिन ये मतलब इन्वेस्टर को बताने के बाद है कि भैया आप मान जाओ, ये दरअसल हम आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है और वो इस रूप में असफल रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो लेकिन ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले पहले क्यों क्यों नहीं ऐसा किया, अब क्यों किया? ये हाइंडसाइट में है, क्योंकि स्टॉक तो बढ़े जा रहे हैं। अब पहली बात ये अनिल जी, आप ये देखिए कि इन्होंने जब ये बोला कि मैं डीलिस्ट कर रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है इन्वेस्टर को कि ये सेक्टर जो है अब बाउंस बैक होने वाला है। तो आप इसके अंदर पोजीशन बनाइए, न कि घटाइए। ओके, अब आप ये देखो कि 12 मई को जो उन्होंने दिया था, जब ये ओपन ऑफर की बात की थी पहली बार, उससे लेकर हिंडाल्को 60% बढ़ चुका है। खुद इस वेदांता बढ़ चुका है 42%। और अंत में अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें, तो मेटल इंडेक्स जो जो किसी एक कंपनी पे निर्भर नहीं करता है, बीएससी का, वो भी करीब 48% ऊपर है। तो ऑब्वियसली ये कगार पर है। और आपने क्योंकि गलती की कि प्राइस शुरू में काफी लो दिया, तो आपका कोई ऑफर मिलने वाला है नहीं आपको, तो आप प्राइस बढ़ा दीजिए अभी भी, तो आपको बेटर मिलेगा। और इसके मुझे ऊपर दो चार और चीजें कहनी है जो हम बाद में आप पूछेंगे, उसके बाद मैं कहूंगा। नहीं नहीं, आप बताएं ना सर, पहले आप आपके जो थॉट्स है प्लीज रखिए पहले। जी। जी, पहली बात यह है कि किसी भी आदमी पे लांछन लगाने से पहले उनके बारे में दो अच्छे शब्द बोलने चाहिए। पहली बात ये कि इन्होंने जो कोविड के हम्म। अंदर पहले 100 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद में इन्होंने डबल किया, 200 करोड़ रुपए दिए। अच्छी बात है। और ये वैसे भी समय समय पर राजस्थान में, जहाँ पे इनका मेन बिजनेस है केन का, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ये, और उदयपुर जिंक जो है, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक ये अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। अच्छी बात है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी जी। बोला है कि मैं अपना 2014 में इन्होंने अनाउंस किया था कि अपनी जो पर्सनल वेल्थ है उसका 75% जो अमाउंट है वो मैं उसमें दूंगा डोनेशन में। इतना बड़ा कदम है, जी। सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है अग्रवाल जी, आप ये जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको निचोड़ कर अपना पैसा मत बनाइए। यही रिक्वेस्ट है, उसको मत निचोड़िए। हम्म। जो आप जो पहले जो दान करना चाहते हैं, उसके पहले ये तो देखिए कि आप किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं। आप लोगों का हक छीन कर फिर उसको दान करने कोई फायदा नहीं है। हम्म। तो ठीक बात है, ये जो बिल्कुल। जी, तो जी, शर्मा साहब, जी 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 जी, आप अपनी बात नहीं पूरी नहीं, करें जी। आप सर, मेरी बात पूरी हो गई, आप पूछिए सर। हाँ, तो अभी क्या क्या ये समझा जाए कि जब 87 रुपये और 40 पैसे, अगर मुझे सही से याद है, जिस पर इनका डीलिस्टिंग ऑफर आया, मतलब जो प्राइस जी, उसकी फ्लोर प्राइस जो डीलिस्टिंग ऑफर की तय हुई थी, ठीक है ना, 87 रुपये 50 पैसे इंडिकेटिव प्राइस दी थी 12 मई को। क्या 12 मई को जब ये प्राइस दी थी तब पहले बता देनी चाहिए कि बुक वैल्यू ही हमारी 90 रुपये के नीचे है?
उस समय तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि 200 रुपये के आसपास की, पौने 200 रुपये की बुक वैल्यू है, और आप ऑफर ला रहे हो 87 रुपये पर। सबको लग रहा है कि हमें ठग लिया, हमें चीट कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि भाई हमारी तो बुक वैल्यू इतनी ही है, तो क्या ये पहले कर देना चाहिए था और उसके बाद डीलिस्टिंग ऑफर लाना था? नहीं, दरअसल ये हाइंडसाइट में समझाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, हम्म। इन्वेस्टर्स को जिनके पास शेयर है, कि भैया इसकी बुक वैल्यू तो बहुत कम, आप दे हम्म। दो। तो दरअसल जो हम्म। बुक वैल्यू एक इन्वेस्टर एक बैलेंस शीट के अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके तहत तो जो फिक्स्ड है वो तो 147 ही है। अब आप कंपनी लॉ को यूज करके उसके अंदर हम्म। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को निकाल कर आप कर रहे हैं। तो दरअसल जब आप किसी को ये कोई चीज उनसे लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना चाहिए, न कि एक जो रटी रटाई है उसके हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी इंडस्ट्री की हम्म। पकड़ को यूज करना चाहा स्मॉल इन्वेस्टर को स्मॉल चेंज करने के लिए, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए भाई ये मैं हम्म। इसलिए खरीद रहा हूँ कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है और ये ग्रोथ करेगा, तो मैं आपको अभी जो दाम है उससे ज्यादा दे रहा हूँ, आप मुझे दे दो। तो लोग इसको दे देते। अब मेरे ख्याल से ये नहीं मिलेगा। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अनिल जी, ये ध्यान रखिए कि 65% इनकी होल्डिंग उसके अंदर है, हिंदुस्तान जिंक के अंदर 64.9%। तो कल को हम्म। वो कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ करेक्ट। इंडिया 29% होल्ड करती है, तो वो ये सरकार चाहती है, वो जब भी कोई केस है छोटा वो चल रहा है, वो निपट जाएगा, तो उसके बाद में सरकार इसको खरीदेगी। और सरकार जो करंट सरकार है वो सस्ते दामों में तो बिल्कुल नहीं आने देगी। वो तो जो भी एक तरह से प्राइस है वो पूरा पूरा हम्म। लेगी। ऐसे वक्त के अंदर इनको बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ सकती है हिंदुस्तान जिंक की, जिसकी वजह से इसकी जो करंट वैल्यूएशन है हम्म। वो बढ़ जाएंगे। कि भाई आप हिंदुस्तान जिंक को अगर इस भाव पे आप वहां से खरीद रहे हो और वो आपके बिजनेस में है, तो अभी अगर मैं हम्म। करंट वैल्यू पे हिंदुस्तान जिंक को देखूं, तो भी 168 रुपए प्रति शेयर इन जो 65% होल्डिंग है उसकी आती है। तो वो जब ऊंचे प्राइस पे लेंगे तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। ठीक बात है। तो और एक एक और चीज याद आ गई, वो हम्म। कहना चाहूंगा कि ये हमारे जो सेबी है, हमारे जो जी जी। एक्सचेंजेस हैं, उनको भी एक चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि कल को कोई शेयर जो डीलिस्ट हो जाता है, उसके हम्म। बाद में जो आम धारक हैं उनके पास जो शेयर बच जाते हैं, हम्म। उनको कंपनियां किस तरह से निचोड़ती हैं अनिल जी, वो हम्म। चलकर उसका फेस वैल्यू चेंज कर देती हैं। जैसे डिजिटल इंडिया, मैंने डिजिटल उसने हम्म। 2 बार दिया ओपन ऑफर, मैंने नहीं दिया, पर अंत में मुझे चेक आ गया जो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। बिकॉज कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने देखा कि जो स्मॉल शेयर हम्म। होल्डर है उनके पास मैक्सिमम कितने हैं, तो 25,000 शेयर से मैक्सिमम किसी के पास थे नहीं। तो हम्म। उन्होंने बुक वैल्यू जो 10 रुपए की थी, उसकी शेयर की फेस वैल्यू उन्होंने कर दी 25,000 रुपए। तो एक आम आदमी जिसके पास 100-200 भी शेयर थे, हम्म। वो भी और लॉट में कन्वर्ट हो गए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, और फ्रैक्शन आप होल्ड नहीं कर सकते। तो मेरी ये सलाह, आप इसको मुहिम हम्म। बनाइए कि इस तरह की एक गाइडलाइन आगे चल के आए कि कल को जो डील शेयर हो जाता है, उसका जी। प्रमोटर किसी भी प्रकार से अपना उसको हम्म। उसका डिविडेंड जो उसमें रूप में आएगा उसको रोक नहीं पाएगा। या तो आप प्रोविजनल फ्रैक्शनल शेयर्स की बनाइए, या ये कहे कि उसके बिल्कुल। आप फेस वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते। जो इन्वेस्टर जो रेजिडुअल इन्वेस्टर बच जाएगा, हम्म। उसके राइट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल। शर्मा साहब, ये आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैं आपसे भी ये पूरी डिटेल लूंगा इस कंपनी की। और ऐसी एक कंपनी एलेम्बिक ग्रुप की भी है, श्रेनो लिमिटेड, जिसको लेकर भी हमें इसी तरह की कंप्लेन आई है कि वहाँ पर भी डीलिस्टिंग की वजह से इसी तरह की दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो ये वहाँ पर भी काफ़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, वो इसी तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। हमने कंपनी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। मैं उस पर भी मैं आगे फोकस करूंगा। तो ये आपने एक अच्छा सुझाव दिया, जो कंपनियां डीलिस्ट हो रही हैं उनके शेयर होल्डर्स को किस तरह का ये आपको वो मिल सके, हक मिल सके, इस पर हम जरूर काम करेंगे। आपने कहा है 100% करेंगे सर। अब खाली एक फाइनल सवाल, जिन लोगों के पास वेदांता के शेयर हैं, जो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या डीलिस्टिंग का ऑफर जो जब भी रिवर्स बुक बिल्डिंग बने, क्या उन्हें दे देने चाहिए? क्या फेयर प्राइस पे डीलिस्टिंग हो सकती है? और अगर डीलिस्टिंग की फेयर प्राइस 140, 130, 150 रुपये के आसपास है, तो जो लोग सालों से 250 रुपये, कोई 200 रुपये में, कोई 300 रुपये में, जो भी भाव में लेकर बैठे, वो क्या करें? जी, पहली बात ये है कि मैं बता दूं कि ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के इसके ऊपर, डीलिस्टिंग के प्राइस के ऊपर।
हमारा इस कंपनी के ऊपर दरअसल कवरेज नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को जब जिस तरह से जो मार पड़ती है, उसके लिए दिल दुखता है। तो उसकी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि भाई, ये मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि एक उस दृष्टि से, ये हमारा कवरेज नहीं है भैया, ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज नहीं बोल रही है, ये विनोद शर्मा बोल रहा है कि भाई, आपको अगर इस तरह की जो स्टॉक आते हैं तो उसमें आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं और आप इसको इंतजार कर सकते हैं और आप कोई भी लॉस इसमें नहीं करेंगे, इन द सेंस कि 1 साल के बाद अगर ये समझ लो 87 रुपए पे डिलिस्ट हो भी जाती कंपनी, 1 साल के बाद दोबारा इनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा आपको। तो मैं समझता हूँ कि मुहिम चले जाए इस बात से, लेकिन ये इस भाव के ऊपर देना नहीं चाहिए आपको। ये जो प्राइस है, ये बहुत ही गलत प्राइस है। मैं एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर, तो मैं इस कंपनी में नहीं हूँ, पर एक इंटरेस्ट लेता हूँ मार्केट के अंदर। इनफैक्ट याद होगा कि एसबीआई का एक हाउसिंग कंपनी जी। थी जो लिस्टेड थी, कोई बिजनेस नहीं था, उसको हमने जोर शोर लगा के बोला कि भैया इसको बंद कराइए, बिकॉज लोग तो समझते हैं कि एसबीआई की हाउसिंग कंपनी है। वो फिर बाद में डिलिस्ट हुई। तो इसी हिसाब से ये मेरी राय है कि इस भाव पे आपको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। और इसी तरह से जैसा आप देख रहे हैं तो काफ़ी हमारे दर्शक है, एक और हमारे अच्छे जागरूक दर्शक हैं, बड़े अच्छी पोस्ट पर एक बढ़िया हिंदुस्तान की टॉप 20 कंपनीज में काम करते हैं। उन्होंने भी मुझे एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि फ्रेशनेस काबी ये एक और ऐसा स्टॉक है जो डीलिस्टिंग का इसी तरह का कैंडिडेट है। तो चलिए हम इस पर काम करेंगे। और अगर आपको भी लगता है, लेकिन एकदम से अननोन कंपनियां न भेजें, आप भी मुझे अपने सुझाव भेजें, ट्विटर पर लिखकर भेजें कि कौन सी ऐसी कंपनियां डीलिस्टिंग जो कर चुकी है और जहां पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयरों को औने पौने दामों पर छीना जा रहा है। ये आप हमें लिखकर भेजें। हम ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाकर उन कंपनियों से कांटेक्ट करके आपके लिए आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। यही फ़ायदा है कि अनुभवी और अच्छे एक्सपर्ट्स को शो पर बुलाने का। जब शर्मा साहब आते हैं तो दो बहुत काम की बात बताकर जाते हैं। और शर्मा साहब, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने वेदांता पर तो जो बात की, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हम क्या चीज़ कर सकते हैं, ये भी बताने वाला, गाइड करने वाला आप जैसा एक बड़ा भाई हो तो बहुत फ़ायदा होता है। तो हम इस पर ज़रूर आपकी राय के मुताबिक, आपके मैं कहूँगा कि निर्देश के मुताबिक हम इस पर ज़रूर काम करेंगे और इस पर हम स्टोरी भी करेंगे। ये हमें ऐसा गाइडेंस हमेशा आप देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर आपने अपनी राय हमारे सामने रखी।